फिजिकल पार्ट, ठीक है, फिजिकल पार्ट में ऑस्ट्रेलिया का डिस्कस कर रहा हूं। सो दोस्तों, जब भी हमारे सामने फिजिकल पार्ट के बारे में हम बात करते हैं तो फिजिकल पार्ट जो है उसको हम 3 भागों के अंदर में विभाजित करते हैं, 3 भागों के अंदर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं 3 भागों? अगर मैं बात करूं आपका फिजिकल ज्योग्राफी, देखो अब ज्योग्राफी जो है, अब मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है, कोई भी पार्ट हो, ज्योग्राफी जब भी हम पढ़ते हैं ना, सो इसको हम 3 भागों में, 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो है उसको हम बोलते हैं आपका पॉलिटिकल पार्ट, और दूसरा जो होता है ना गाइस, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द फिजिकल। सो पॉलिटिकल पार्ट होता है वो हम पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल पार्ट्स में बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह वो सब मैं देखता हूं, एक देश को कितने राज्यों के अंदर बांटा जाता है, ये सारी बातें अपन यहाँ पे करते हैं। और दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल से वर्ड बनता है, फिजिकल क्या होता है दोस्तों? आपका भौतिक, है ना। फिजिकल से वर्ड बनाता हूं क्या मैं आपका दोस्तों? फिजियोग्राफी। और फिजियोग्राफी, भौतिक से वर्ड क्या बनता है दोस्तों? आपका भौतिक से बनता है भौगोलिक। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो यहां से बना आपका वर्ड क्या? फिजियोग्राफी, और यहां से क्या बना आपका? भौगोलिक। समझ में आ रही है? तो फिजिकल, ज्योग्राफी, भौतिक, भूगोल हम पढ़ते हैं, और जब भी फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो हम 3 चीजों की बात यहां पर करते हैं। पहला कौन सा बात करते हैं हम आपका दोस्तों? फर्स्ट हम बात करते हैं माउंटेन की, दूसरा हम बात करते हैं मेजर किसकी दोस्तों? प्लेटू की, और तीसरी हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? आपका प्लेन की। सो सिमिलरली मैं ऑस्ट्रेलिया को भी इसी प्रकार से 3 भागों में विभाजित करने वाला हूं। देखिए मेरे साथ किन किन भागों में विभाजित करूंगा ऑस्ट्रेलिया को। सो हियर दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। अगर ये मैं बात करूं तो ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो इसको मैं 3 किन किन भागों में विभाजित करूंगा? सबसे पहले हम बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट होगा, इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न, और ये जानते हो आप क्या होता है? दिस इज वेस्टर्न प्लेटू। अब मुझे कितने भागों में बांटना है? मुझे इसको 3 भागों में। तो पहला जो भाग होगा वो क्या होगा दोस्तों? आपका प्लेटू वाला भाग होगा, ठीक है। तो प्लेटू वाला भाग कहां पर है दोस्तों? वेस्टर्न, ठीक है। अब प्लेटू क्या होता है सर? प्लेटू होता है जिसको हम बोलते हैं पठार। तो जो पश्चिमी भाग है ऑस्ट्रेलिया का, जो 2/3 पार्ट है, वो क्या है? पठार। नाउ फ्रॉम गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया से इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये जो बीच का हिस्सा आता है ना आपका, ये जो मिडिल पार्ट अगर मैं बात करूं आपका, ये होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लोलैंड। अच्छा, लोलैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका प्लेन, ठीक है। सो सेकंड नंबर पर जो मेरे पास पार्ट आता है, दिस पार्ट इज नथिंग बट नोन एज द सेंट्रल लोलैंड, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है मेरे पास सेंट्रल लोलैंड। अच्छा, लोलैंड को क्या बोलते हैं हम आपको? इसको हम बोलते हैं निम्न भूमि, ठीक है। और निम्न भूमि क्यों क्या कह देते हैं हम? आपका प्लेन। प्लेन मतलब ये क्या है आपका दोस्तों? मैदान। अच्छा, मैदान किससे बने हुए? रिवर से। तो यहां पर पक्का कुछ रिवर सिस्टम रहा होगा अपना। और इसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे द थर्ड, दैट इज द ईस्टर्न माउंटेन। सो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर पूरे में माउंटेन है, यहां पर ईस्टर्न, याद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, याद होगा ईस्टर्न माउंटेन, नीचे अल्प्स होते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऐसे बनती है। तो ये हो गया आपके ईस्टर्न माउंटेन यहां पर पूरे ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो इनको बोलेंगे हम हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब क्या होता है? पर्वत। अब ये इतने ज्यादा पर्वत बहुत ऊंचे नहीं होते, लॉफ्टी नहीं है। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है वहां पर एक बच्चा साइकिल लेके जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो थर्ड जो पार्ट हमारे पास बनता है, तीसरा जो पार्ट हमारे पास बनता है, दैट इज ईस्टर्न हाईलैंड। और ये कौन सा पार्ट है आपका दोस्तों? ये माउंटेन का पार्ट है, ठीक है। सो कुल मिला के इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को मैं 3 भागों में यहां पर डिवाइड करूंगा। ईस्टर्न माउंटेन, उसके बाद अगर मैं देखूं आपका तो दिस इज द सेंट्रल लोलैंड पूरा का पूरा, एंड दिस इज द वेस्टर्न प्लेटू। अब देखो यार, मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वेस्टर्न प्लेटू के अंदर क्या है। वेस्टर्न पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का, वो लगभग आपका 2/3 पार्ट डेजर्ट है, हमने डिस्कस किया था। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, याद है या नहीं है? गिब्सन डेजर्ट। उसके बाद में नीचे हमने बात किया था नुल्लाबार प्लेन। इधर हमने ऊपर बात किया था आपका क्या था आपके पास? आपका किम्बरले प्लेटू, लेक डिसअपॉइंटमेंट था यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर लेक पिनाकल, तो ये सारे के सारे पार्ट आते हैं किसमें आपका दोस्तों? वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर। सेंट्रल लोलैंड के अंदर बात करता हूं तो ये स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया से लेकर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट तक, ये यहां पर आपका फैला हुआ है। तो ये प्लेन एरिया है, प्लेन मैदानी भाग है, जिसमें मूरे और डार्लिंग रिवर, 2 इंपॉर्टेंट नदी है। मूरे मेन नदी है और डार्लिंग उसकी सहायक नदी है, जो यहां पर अपना ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, इस इलाके से बहती है, और उसी नदी के बहने की वजह से यहां पर मैदानों का निर्माण होता है इस क्षेत्र के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल लोलैंड, यानी कि मध्य स्तर के अंदर स्थित
निम्न भूमि, तो यहाँ पर है जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इसके अंदर में मुख्य प्लेन होंगे आपके दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका तो आर्टिशियन बेसिन यहीं पर है आपका, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो डाउन्स यहीं पर हैं, ठीक है। सो जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, खेती होती है और दीज आर वेरी फर्टाइल एंड रिच एरिया। सो इसी की वजह से इस एरिया के अंदर में एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम बोलते हैं पशुपालन, वो अधिक मात्रा में होता है। तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज द माउंटेन रेंज, द ईस्टर्न माउंटेन रेंज, ईस्टर्न माउंटेन रेंज विच इज नॉट द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हालांकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इतना ऊंचा नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। मैंने आपको बताया हाईएस्ट पीक के ऊपर यहाँ पर एक बच्चा साइकिल लेके चढ़ सकता है, तो इतना ही वो ऊंचा यहाँ पर है। आपको बात समझ में आ रही है? तो 3 भागों के अंदर हमने क्या किया दोस्तों, इसको विभाजित किया। इस बार थोड़ी सी अप्रोच को मैंने अलग रखा था, किसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैंने क्या किया था, मैंने आपको जब मैं ये पढ़ा रहा था तो साथ साथ में जैसे मैंने उसको डिवीजन किया था ना स्टेट के, तो स्टेट के अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं मैंने वो फीचर्स भी आपको कराए थे। मैंने आपसे बताया था दोस्तों अधिकतर जनसंख्या जो है वो कहां पर पाई जाती है, आपका ईस्टर्न पार्ट में। ये जो कोस्टल एरिया यहां पर पाई जाती है, यहां पर अगर आपको पता हो, याद हो, तो यहां पर क्या पाई जाती है, आपका ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म में बहुत पॉजिटिव इंपीटस देती है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं, इसकी वजह से टूरिस्ट इंडस्ट्री फ्लो करती है। अब ग्रेट बैरियर रीफ का कंट्रीब्यूशन आप ये देख लो कि ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी जीडीपी है ना, उसमें टूरिज्म से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आपका 3% आता है। 3% जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में जो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, वो किसके लिए जाते हैं, आपका ग्रेट बैरियर रीफ को देखने के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका ग्रेट बैरियर रीफ का, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? चलिए बहुत बढ़िया। सो अब एक एक करके 1 बाय 1 करके यार दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको आगे हम बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को भी समझ में आई बात आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूं और क्या मैं नहीं बोल रहा हूं? ठीक है, डन। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये हो गया अपना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पूरा पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल लोलैंड, और तीसरा क्या है यहां पर, इधर हम बात करें तो ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है, सेम बात। तो हमने देखा इधर। सो फिजिकल डिवीजन एज आई टोल्ड यू कितने भागों में बांटेंगे, 3 मुख्य आधार पे बांटेंगे। पहला होगा आपका प्लेटू वाला पार्ट, दूसरा होगा आपका माउंटेन वाला पार्ट, और तीसरा क्या होगा दोस्तों आपका लोलैंड। तो यहां पर देखो हमने डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द पार्ट, ये आपका क्या है, दिस इज द वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट। सो दिस इज द डेजर्ट पार्ट, किम्बरले प्लेटू, उसके बाद ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है। ये सारे डेजर्ट्स एरिया है। दिस इज नूलाबार प्लेन, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो डार्लिंग रेंज है, इधर हियर अपने पास क्या है दोस्तों, डार्लिंग रेंज है। एक एक चीज आपने की हुई है, ठीक है ना। यहां पर क्या है दोस्तों अपने पास, डार्लिंग रेंज है, देखो यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम इधर चलते हैं तो यहां पर है मुसग्रेव पर्वत, ऊपर है मैकडोनल्ड पर्वत, ये रहा मैकडोनल्ड पर्वत, इसके नीचे है मुसरेव पर्वत, यहां पर उलेरू है जिसको हम बोलते हैं आयरिस रॉक, एक सिंगल मोनोलिथिक माउंटेन, जिसको ऑस्ट्रेलिया वाले लोग क्या कहते थे, लार्जेस्ट पेबल ऑफ द वर्ल्ड। याद होगा आपको यार, देखो पिछली क्लास में कराया था, अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। ठीक है, अगेन रोज की कमेंट बॉक्स तो पता ही नहीं क्या ही कहानी चलती रहती है, मैं कमेंट बॉक्स बंद ही कर देता हूं अपने लिए, मेरे लिए अब कमेंट बॉक्स आज से एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स बंद, आज से कमेंट बॉक्स मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं कमेंट बॉक्स मतलब कभी अपन अब देखेंगे ही नहीं। आप लोग जो करते रहो, कोई फायदा नहीं है। सो यहां पर अगर मैं देखूं तो इन भागों में बांट दिया मैंने, वेस्टर्न प्लेटू, दूसरा है सेंट्रल लोलैंड, और तीसरा क्या है मित्रों, ईस्टर्न हाईलैंड, है ना। तो ये हो गया वेस्टर्न प्लेटू, देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न प्लेटू वाला पार्ट है ये, ठीक है। दिस इज द वेस्टर्न प्लेटू। गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया, यहां से लेकर ये जो पार्ट है आपका नीचे ग्रेट ऑस्टिन बाइट तक, ये है मैदानी भाग जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल लोलैंड, और ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्ट के अंदर दोस्तों, देखो ये रही, ये है आपका ईस्टर्न हाईलैंड। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। 1 बाय 1 करके मेरे साथ पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू, महान पश्चिमी पठार। तो महान पश्चिमी पठार क्यों बोल रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग जो है इस महान पश्चिमी पठार के अंदर ही आता है। इसके अंदर भी डेजर्ट वाला भाग है।
किम्बरले प्लेटू, तनानी डेजर्ट, उसके बाद में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, आउटबैक, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, इधर है डार्लिंग रेंज, इधर है नुलाबार प्लेन, इधर है उलेरू, इधर मैकडोनल्ड रेंज, इधर मुस्ग्रेव रेंज। ये सारा का सारा पार्ट जो है वेस्टर्न किसके अंदर आता है दोस्तों, आपका प्लेटू रीजन के अंदर आता है। क्या मैंने एक एक बात के बारे में नहीं बताया आपको, बताऊं क्या आप नहीं जानते, क्या आपने मैपिंग नहीं की? और अगर आपको इसमें से कोई सा भी नाम ऐसा लग रहा है जो आपने नहीं सुना, तो मित्रों फिर आपका दोष है, ठीक है। फिर मैं मानता हूं दोस्त गाइस फिर कि वो आपका दोष है, क्योंकि मैंने जब वहां पे कराया था डिटेल में मैंने आपको बताया भी था कि यार इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी हम जब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें वहां पर क्या पड़ेगी आपका दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। सो दिस इज द पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं आपका। अब देखते हैं दोस्तों यहां से, तो वेस्टर्न डेजर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वेस्टर्न प्लेटू की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला बोल रहा है कि जो वेस्टर्न डेजर्ट है, फर्स्ट पॉइंट देखोगे आप, तो इट ऑक्यूपाइज द नियर 2/3 पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो मैं क्या गलत कह रहा हूं आपसे? हम भी तो यही बोल रहे थे कि ये 2/3 भाग जो है वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। देख लो आप, 2/3 पार्ट जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, ऑक्यूपाई कर रहा है। ये पुरानी चट्टानों से, एंशियंट हार्ड रॉक से बना हुआ पुरानी चट्टान है जिनसे मिलकर ये बनता है, ठीक है। और अभी ये जो प्लेटू है ये काफी वर्न डाउन है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे इरोडिंग एजेंट, विंड ने, एयर ने अपना अपना काम करके इसको इरोड किया हुआ है। किसको? वेस्टर्न प्लेटू को इरोड किया हुआ है। द फ्लैट सरफेस इज कवर्ड बाय द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट, ठीक है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, डेजर्ट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी आपकी जीरो है ना। अब ऐसा इलाका कोई भी हो सकता है। अब रॉकी डेजर्ट भी बन सकते हैं, सैंडी डेजर्ट। डेजर्ट जो है यानी कि आपके जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो दो तरीके के माने जा सकते हैं। रॉकी डेजर्ट जहां सतह रॉकी हो, पथरीली हो, है ना। अब पथरीली सतह में भी कुछ उगेगा नहीं आपका। और दूसरा होता है रॉकी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, जहां पर रेत हो, कवर्ड होता हो। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें रॉकी डेजर्ट भी है और सैंडी डेजर्ट भी है, दोनों प्रकार के डेजर्ट पाए जाते हैं। एरी रॉक मैंने बताया था आपको, एरी रॉक इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक, आपका जो सिर्फ एक चट्टान से बना हुआ है। मैंने दिखाया था ना बहुत सारी पिक्चरों में, जब गाने वाने गाते हैं हीरो हीरोइन, तब उसी पे जाके गाते हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया था। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। वो जो पत्थर हमने दिखाया था, एरिस रॉक, दैट इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। उसको हम बोलते हैं उलरू। देखो यहां पर है, उलरू भी बोलते हैं, उलरू या एरिस रॉक उसको हम बोलते हैं। गिब्सन डेजर्ट इधर ही है आपका, लेक डिसअपॉइंटमेंट अगर आप याद हो आपको, ठीक है, लेक डिसअपॉइंटमेंट भी यहीं पे था। दिस इज फाउंड इन द सेंट्रल डेजर्ट। आप ये जो ये उलरू है ना, ये आपका सेंट्रल डेजर्ट के अंदर ये है, तो मध्य में है ना, देखो आप ऑस्ट्रेलिया के। सो इट इज बेसिकली लोकेटेड इन द सेंट्रल डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के ठीक मध्य में आपका ये स्थित है। द ऑस्ट्रेलिया कॉल इट एज द लार्जेस्ट पेबल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया वाले इस मोनोलिथिक रॉक को कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कंकड़। क्या बोलते हैं? कंकड़। द लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक ऑफ द वर्ल्ड, ये ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं किसको दोस्तों? उलरू को, ठीक है। दैट इज द लार्जेस्ट पेबल ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू, ये हिंदी में है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है। तो सेम बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग को ये कवर करता है। इसके अंदर बहुत सारे डेजर्ट्स हैं आपके, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, उसके बाद सेंट्रल डेजर्ट, तनानी डेजर्ट, ठीक है। उलरू इसी के अंदर है, मैकडोनल्ड रेंज, ठीक है, मुस्ग्रेव रेंज, नुलाबार प्लेन, डार्लिंग रेंज, दो ऑल कम्स अंडर द वेस्टर्न प्लेटू। ये सब के सब पश्चिमी पठार के अंदर आते हैं। 2/3 ऑस्ट्रेलिया के भाग को कवर करता है। प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है आपका ये समतल सतह रेतीली और आपकी पथरीली चट्टानों से घिरी हुई है, कवर किया हुआ है इसको। आयरिस रॉक यहां है जो मध्य इसके अंदर आपका मरुस्थल के अंदर पाया जाता है, और इसको ऑस्ट्रेलिया वाले दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर कहते हैं, लार्जेस्ट पेबल कहा जाता है। ये सेंट्रल डेजर्ट में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इसे दुनिया का सबसे बड़ा कंकड़ कहते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंकड़ है, सो ऑस्ट्रेलियाई इसे दुनिया का सबसे बड़ा कंकड़ जो है वो मानते हैं और वो बोलते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन प्लेटू, उसके बाद देखते हैं इसकी जो ऊंचाई है, वो वहां पे भी बात हुई थी। उलरू लोग जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 360 मीटर हाई है। एंड इट इज वन ऑफ द नेचुरल वंडर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ये 7 वंडर में तो नहीं है, दुनिया के 7 अजूबों में तो मैं इसको शामिल नहीं करूंगा, बट हाँ ऑस्ट्रेलिया का दिस इज वन ऑफ द नेचुरल वंडर। क्या है ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल वंडर? ये दिस इज द नेचुरल वंडर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया।
आपका उल्रू या एरिस रॉक जो है, दिस इज वन अमंग द 7 नेचुरल वंडर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो 7 प्राकृतिक वंडर हैं, ठीक है, उनमें से ये एक है। The Pinnacle Desert has pointed limestone pillars jutting out from the deserts। ठीक है, जो पिनाकल डेजर्ट्स भी है यहाँ पर, वहां पर लाइमस्टोन की ना ऐसे कुछ से सांख टाइप के बाहर निकले। लाइमस्टोन पे क्या होता है दोस्तों, जैसे पानी गिरता है ना तो लाइमस्टोन उसमें से घुल जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ सांख कुस्से टाइप के बने हुए हैं। तो आप देखोगे ना तो पथरीले ऐसे कुस्से टाइप से बाहर आए हुए हैं, तो उस डेजर्ट को यहाँ पर क्या नाम दिया, पिनाकल। तो पिनाकल डेजर्ट के अंदर में कुछ पॉइंटेड लाइमस्टोन्स के पिलर हैं ऐसे बाहर, लाइमस्टोन्स के पिलर जो हैं खंबे टाइप से ना वो बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, किससे, आपका पिनाकल डेजर्ट से। नूलावार प्लेन मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज द ट्रीलेस प्लेन, और जहां पर दुनिया की सबसे स्ट्रेट रेलवे लाइन जो है, रेलवे पटरी जो है दोस्तों वो बिछाई गई है। पूरी दुनिया की सबसे जो स्ट्रेट रेलवे लाइन है वो कहां पर है आपका दोस्तों, दैट इज इन द नूलावार प्लेन। नूलावार प्लेन के अंदर में वो आपका पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। इट राइजेज आउट ऑफ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट विच इज द वाइड बे और टू द साउथ। अगर हम बात करें सो नूलावार प्लेन जो है वो कहां से कहां पे बने होते हैं, देखो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के साथ में आपका नूलावार प्लेन जो है चलते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये मैंने बार बार बता रहा हूं, ट्रीलेस प्लेन होते हैं। ट्रीलेस, पेड़ इतने होते नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट आपका ये इलाका है। दुनिया की जो सबसे सीधी रेलवे लाइन है वो यहां पर आपका बिछाई गई है। अगली बात क्या कह रहा है दोस्तों, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द स्ट्रेट रेलवे रन अक्रॉस द नूलाबार प्लेन। मैकडोनल्ड मुस्ग्रेव रेंज आर द लो माउंटेन दैट राइजेस फ्रॉम द प्लेटू। 2 प्लेटू है, 2 आपके माउंटेन है यहाँ पर, मैकडोनल्ड मुस्ग्रेव जो यहाँ पर स्थित है, जो प्लेटू से उत्पन्न आपका होते हैं। दोनों बार देख लिया हमने। जो आयरिस रॉक है 360 मीटर का है, ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक है। पिनेकल डेजर्ट, चूना पत्थर के खंभों को रेगिस्तान से बाहर निकले संकेत दिए जाते हैं इसमें। नूलाबार प्लेन पठार के दक्षिणी भाग में आपका बिना जो है पेड़ वाले मैदान जो है पाए जाते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट से निकलता है जो दक्षिणी में विस्तृत खाड़ी है, दिस इज द खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी ऐसे ही आपका दिस इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में खाड़ी आपका स्थित होती है। इसके साथ मैकडोनल्ड मुस्ग्रेव पर्वत वो पर्वत है, मतलब ज्यादा ऊंचे पर्वत नहीं है, दे आर द लोलैंड्स, दे आर द नॉट द दैट मच हाई माउंटेन। और ये किसमें आपका दोस्तों, ये स्थित है आपका किसके अंदर आपका दोस्तों, आपके डेजर्ट, मध्य डेजर्ट के अंदर स्थित आते हैं आपका ये, और ये पश्चिमी पठार के अंदर स्थित हैं। देखो यहां तक बात क्लियर होती है मेरी पश्चिमी डेजर्ट के बारे में, और ऐसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों। जब हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे थे स्टेट बाय स्टेट, तब हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसमें हमने नहीं पढ़ी थी। डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग को कवर करता है। कहां से कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन से डेजर्ट प्रमुख है इसमें, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, यहीं पर है तनानी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग को कवर करता है, रॉकी है, सैंडी है, साथ ही साथ में यहां पर उल्रू एरिस रॉक है। एरिस रॉक सिंगल जो मोनोलिथिक है, लार्जेस्ट पेबल ऑफ द वर्ल्ड भी हम इनको कहते हैं। 1143 फीट यानी कि 348 मीटर इसकी हाइट है। ऑस्ट्रेलिया वाले इनको एक ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल वंडर के रूप से जानते हैं। मैकडोनल्ड मुस्ग्रेव रेंज दोनों छोटी पहाड़ियां हैं जो इसी पठार के अंदर में स्थित होती हैं। नूलाबार प्लेन जो है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी के समानांतर फैला हुआ है। ये ट्रीलेस प्लेन होते हैं, इनमें कोई पेड़ नहीं है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है वो वहां पर स्थित है। यार अब मुझे लगता नहीं आपको कभी पढ़ने की जरूरत है, इसको जरूरत है तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना, ठीक है। सो खत्म होता है दोस्तों आपका ये पार्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू। अब आते हैं सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड का मतलब क्या, ये वाला भाग है, दिस इज द सेंट्रल लोलैंड, समझ रहे हो, दिस इज द सेंट्रल लोलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द सेंट्रल लोलैंड, ठीक है, आपको दिख रहा है, दिस इज द सेंट्रल लोलैंड। अब कोई पूछे सर कहां से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया, इधर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। देखो आपके पास मैप होना बहुत ही आवश्यक है। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, मैप आप लेके बैठा करो, ठीक है, मैप होना बहुत आवश्यक है आप लोगों के पास में। तो स्टार्ट होता है कहां से, फ्रॉम द गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया, दिस इज द गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया। गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया से शुरू होता है और नीचे तक आपका ये फैला हुआ है, नीचे तक, ठीक है। सो दिस एक्सटेंड फ्रॉम द शैलो गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया इन द नॉर्थ थ्रू द सदर्न ओशियन, है ना, यहां से शुरू होता है और यहां पर नीचे क्या है दोस्तों आपका, दिस इज द सदर्न ओशियन, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी महासागर। तो मध्य मैदान है आपके, सेंट्रल लोलैंड है ऑस्ट्रेलिया के,
जो मध्य में स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया की खाड़ी से शुरू होकर वो आपके सदर्न ओशियन तक, दक्षिणी ओशियन तक फैले हुए हैं। दिस इज द प्लेन। अच्छा, प्लेन मैदान किससे बनते हैं दोस्तों? प्लेन बनते हैं नदियों से। सो पक्की बात है, ये किससे बने होंगे आपका दोस्तों? रिवर से बने होंगे। और यहां इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? देखो आपको दिख भी रही होगी, दिस इज द डार्लिंग, ठीक है, ये डार्लिंग के ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों, एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज मुरे। सो मुरे और डार्लिंग, मुरे ये रही आपका, ये मेन नदी है, और ये डार्लिंग जो है ये इससे बड़ी है, बट इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है जो इसके अंदर आकर मिलती है। सो डार्लिंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी है किसकी दोस्तों? आपका मुरे रिवर की। बट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मुरे रिवर से ज्यादा बड़ी नदी है कौन सी? डार्लिंग नदी। ठीक है, ये दुनिया की कुछ नदियां होती है ऐसी जो सहायक नदी से भी बड़ी होती है, मेन रिवर से भी बड़ी होती है सहायक नदी, तो मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम ऐसा ही है। अब याद रखना, डार्लिंग यहां पर रिवर भी है और डार्लिंग यहां पर दोस्तों माउंटेन भी है। डार्लिंग रिवर इधर है, ईस्टर्न पार्ट में है, सेंट्रल लोलैंड में है, और डार्लिंग रेंज जो है वो वेस्टर्न प्लेटू के रीजन के अंदर में आती है। चलिए, सो एक बार दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोबारा से, बढ़िया से एकदम फ्लो बनाते हैं इसके अंदर अच्छे से। क्या बात हुई हमारी दोस्तों? हमने बात की कि सर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लोलैंड का। सेंट्रल लोलैंड कहां से शुरू होता है? यहां से होता है सर, गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया से शुरू होता है, और गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया से शुरू होकर ये आपका ऑलमोस्ट जो है कहां तक फैला हुआ है दोस्तों? आपका सदर्न ओशियन। ठीक है, नीचे देख रहे हो यहां पर, ये है सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। ठीक है सर, मान ली हमने बात ये। इन द सेंटर ऑफ दीज लोलैंड्स लाइज द लार्ज इनलैंड ड्रेनेज बेसिन एट द लेक एरी। इनलैंड ड्रेनेज बेसिन आपको कितनों को पता है? देखो, इनलैंड ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? जनरली देखो, कोई भी नदी होती है ना, तो वो जाके आपका बाहर जाकर ओपन सी में ही गिरती है, बड़े समुद्र में ही गिरती है। कोई भी नदी देख लो, गंगा देख लो, ब्रह्मपुत्र देख लो, मैं रिवर पढ़ा भी रहा हूं, रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है। तो रिवर सिस्टम ड्रेनेज पैटर्न मैंने आपको बताया भी है। कोई भी रिवर है जनरली जाकर गिरती कहां पर है? आपका बड़े खुले आपके समुद्र के अंदर, बड़े खुले समुद्र में जाकर वो गिरती है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो नदी बड़े समुद्र में नहीं जाती, वो आपकी इनलैंड जमीन के अंदर एक बड़ी वाटर बॉडी है, वहां पर जाकर वो गिर जाती है। जैसे बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडी है, जैसे मैं बात करूं आपका कैस्पियन सी, जैसे मैं बात करूं अराल सी, जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं मैं लेक एरी। ऐसी वाटर बॉडी जो ओपन सी से कनेक्टेड ना हो, ठीक है, जैसे अराल सी जो है, अमू दरिया और सरू दरिया, 2 रिवर उसमें जाकर गिरती है, एंड द अराल सी इज नॉट कनेक्टेड विद द ओपन वाटर, वो ओपन सी से कनेक्टेड नहीं है। सो इन दैट केस उसको हम बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे उसको हम दोस्तों? इन दैट पार्ट, दैट पर्टिकुलर रीजन, दैट पर्टिकुलर ड्रेनेज इज नोन एज द इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज मतलब वो ओपन समुद्र में जाके नहीं गिरता, वो जमीन के अंदर ही कोई ड्रेनेज बना हुआ है, कोई लोलैंड इलाका है, कोई झील है, कोई खाड़ी है, उसमें जाकर गिरता है। तो यहां पर भी एक ऐसी झील है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं लेक एरी, और लेक एरी जो है दोस्तों वो यहीं पर आपका इस इनलैंड के अंदर, इस सेंट्रल लोलैंड के अंदर बनती है। लेक एरी इज द लार्जेस्ट ऑफ द सॉल्ट लेक। ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है दोस्तों। स्पेंसल गल्फ एंड टोरस गल्फ आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली। देख रहे हो आप यहां पर, ठीक है, इधर ध्यान दो, मैंने आपको बताया भी था एडिलेड, अगर आप देखो थोड़ा ध्यान दिया होगा तो मैं कह रहा हूं कि कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहां पर देखो, ये मैंने बताया था आपको, दिस इज द स्पेंसर गल्फ एंड दिस इज द टोरस गल्फ, और यहां पर टोरस गल्फ पे क्या स्थित था आपका? एडिलेड। था या नहीं था? था या नहीं था? एडिलेड बताया था। सो एडिलेड यहीं पर तो स्थित है आपका, ठीक है, दिस इज द पार्ट जिसको हम बोलते हैं एडिलेड। तो यहां पर ये है स्पेंसर गल्फ, और ये क्या है दोस्तों? आपका टोरस गल्फ। मैंने मैप में भी दिखाया था, आपने मेरे को बोला भी था कि सर हाँ देख लिया हमने, मैंने आपकी बात मान भी ली थी। सो एडिलेड और ये जो है, ये बोथ आर द रिफ्ट वैली। अब मुझे फिर से बताओ, क्या रिफ्ट वैली आप लोग जानते हो रिफ्ट वैली कैसे बनती है? हाँ सर, जो पार्ट धंस जाता है वो रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। जनरली जो मैंने आपको समझाई थी रिफ्ट वैली, मैंने कैसे बताई थी आपको? भाई मैंने आपको क्या कहा था, ये कोई आपका प्लेट है, ठीक है, याद करो मैंने बताया था, इसमें आ जाती है दोस्तों दरार, है ना, इसके बाद अगर आप इस पे फोर्स लगाओ, टेंशनल फोर्स, ये भी दरार आ जाती है। इस केस में इस पे क्या लगाया हमने? कंप्रेशनल फोर्स। जब मैं टेंशनल फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? जब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा ना, ये पार्ट आपका नीचे धंस जाएगा, ठीक है, और इस केस में क्या होगा दोस्तों? जब मैं प्रेस करूंगा, देखो ऐसे मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये पार्ट क्या करेगा? आपका ऊपर चला जाएगा। सो इन दिस केस यहां पर सिस्टम जो है वो कुछ ऐसा बनेगा आपका, देख रहे हो आप, ऐसा सिस्टम बनेगा, ठीक है, यहां पर ये पार्ट धंस गया। इन दिस केस सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, जो पार्ट उठ जाता है वो पार्ट क्या कहलाता है दोस्तों? दिस उठा हुआ पार्ट इज नथिंग बट इसको हम कहते हैं आपका ब्लॉक माउंटेन। क्या बोल देते हैं? ब्लॉक माउंटेन। छोड़ो ब्लॉक माउंटेन हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं धसा हुआ पार्ट। ये जो धसा हुआ पार्ट होता है ना, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द रिफ्ट वैली,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो इसी प्रकार की भ्रंश घाटी देखो ये है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिफ्ट वैली। ठीक है, ये मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। सो रिफ्ट वैली के ही एग्जाम्पल है कौन कौन से, आपका टोरस गल्फ और स्पेंसर गल्फ, बोथ आर दी एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्ट वैली। ये दोनों की दोनों रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल है। समझ में आ रही बात की नहीं भाई? गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया शुरू होता है, दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। इसके अंदर में एक इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है जिसको हम बोलते हैं लेक एरीज, और लेक एरी जो है दोस्तों दैट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक जो है वो आपकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, हम जानते हैं लेक एरी के नाम से। ठीक है, स्पेंसर गल्फ एंड लेक टोरेंस आर द पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली। मूरे डार्लिंग रिवर सिस्टम लाइज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल लोलैंड। ठीक है, आप देख रहे हो सेंट्रल लोलैंड के किस हिस्से में है आपका स्थित है मूरे डार्लिंग रिवर बेसिन, जैसे मैंने बताया था नदी है। देखो ये तो है मूरे नदी, देखो मैप में देखो, फटाफट एक बार मैप ओपन करो यार। ये मूरे नदी है और ये इसके साथ में एक और है लैचलन रिवर, और यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर बहुत बड़ी है, ठीक है, देख रहे हो आप, डार्लिंग रिवर जो है वो आपकी मेन रिवर से भी ज़्यादा इसमें पड़ के फिर ये यहाँ पर जाकर गिर जाती है इस एरिया में। तो आप देख रहे हो, तो इसी प्लेन के ये है आपका लोलैंड, सेंट्रल लोलैंड, इसका साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है इसके अंदर में क्या है आपका मूरे डार्लिंग रिवर बेसिन। क्या है यहाँ पर दोस्तों आपका मूरे डार्लिंग। मैप ओपन करो फटाफट से, फटाफट ओपन करो मैप फटाफट ओपन करो यार। देखो मैं भी रखता हूं मैप यार, आप भी रखा करो, और बिना मैप तो यार ज्योग्राफी कुछ है ही नहीं। तो मेरे सारे व्यर्थ में एफर्ट जो हैं वो वेस्ट चले जाते हैं अगर आप मैप नहीं देखते हो। तो बार बार ये बातें आपसे बताई जाती है, आप बच्चे नहीं हो यार, मैप आप साथ में ओपन रख के बैठा करो। कभी बच्चे जो हैं उनका मैं देखता हूँ, ठीक है, वो मुझे फ़ोटो पोस्ट वगैरह करते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से सामने कंप्यूटर है, लैपटॉप खुला हुआ है, मैप रखा हुआ है, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं पूरे मैप्स को। तो वो बहुत अच्छी है और मैं गारंटी देता हूँ उन बच्चों का ना मतलब अनपैरेलल्ड उनकी ज्योग्राफी ना बहुत तगड़ी हो जाएगी, बहुत तगड़ी ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। तो अगर वो इसी प्रकार से करते रहेंगे तो गाइज आप भी करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया पढ़ाई करो, एकदम मस्त पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, सो ये क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। तो ये पार्ट हमने देख लिया। तो हियर लाइज द मूरे डार्लिंग रिवर बेसिन। तो मूरे डार्लिंग रिवर यही है, तो यही इसने बताया। गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया शुरू करके हम यहां तक आ रहे हैं। एक इसमें इनलैंड ड्रेनेज बेसिन भी है, मूरे डार्लिंग सिस्टम यहां पर स्थित है आपका, ठीक है। यहां पर जो है टोरस गल्फ और गल्फ ऑफ स्पेंसर जो है, दोनों की दोनों दे आर बोथ आर नोन एज द, उनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, दोनों की दोनों हमारे पास क्या है दोस्तों, रिफ्ट वैली है। बहुत बढ़िया। ये उत्तर में कारपेंथ्रिया की उथली खाड़ी से दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। ये रही कारपेंथ्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया है ना हिंदी में। इन तराई क्षेत्रों के केंद्र में लेक आयरा है जो बड़े अंतरदर्शीय जल निकासी बेसिन कहलाते हैं, ठीक है। लेक एरी जो है वो आपकी नमक की झील में सबसे बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया की, लेक एरी। स्पेंसर की खाड़ी और लेक टोरस जो है वो रिफ्ट घाटी का हिस्सा है, और यहां पर है दोस्तों मूरे डार्लिंग नदी जो इसके दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मध्य सेंट्रल लोलैंड, है ना। There is a heavy rainfall in the eastern highland. Beneath the large area of the central lowland are the huge Artesian basin. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वहां पर भी बताई थी, ये जो मध्य आपका सेंट्रल लोलैंड है ना, पूरा का पूरा जो सेंट्रल लोलैंड अभी आपने पढ़ा ना, ये देख रहे हो आप, ये सेंट्रल लोलैंड अगर मैं बताऊं तो मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ये जो सेंट्रल लोलैंड वाला रीजन है दोस्तों, ये बहुत रिच है वाटर रिसोर्स में, ठीक है, ये बहुत रिच है। क्यों? क्योंकि यहां पर है आर्टिशियन बेसिन। आर्टिशियन बेसिन क्या है दोस्तों? आर्टिशियन बेसिन जो है, आर्टिशियन बेसिन एक ऐसा इलाका है जो यहां पर इसके ठीक नीचे है, ठीक है। हो क्या रखा है पता है आपको, मैं बताता हूं। ये कोई रॉक सरफेस है, नीचे चट्टान है ना, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, ग्राउंड वाटर है, और उसके ऊपर एक और पोरस रॉक है। पोरस रॉक मतलब कि अगर आप उसको छेद करो तो आराम से वो कट जाएगी। लेकिन क्या हो रखा है, नीचे चट्टान है, उसके बीच में पानी है, वाटर रिसोर्स है, उसके ऊपर फिर से चट्टान है, और उस पानी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया हुआ है, ऐसे वो पानी प्रेशर में है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे समझना पड़ेगा दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, देखो आप कुछ ऐसे समझो, सैंडविच्ड है वाटर जो है आपका बिटवीन द टू डिफरेंट रॉक्स, ठीक है। जैसे मान लो ये मैं रॉक की बात कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद में ये मैंने मान लिया बीच में ये क्या है हमारे पास, वाटर रिसोर्स है, ठीक है, ये जल है, हो गया।
अब इसके ऊपर जो है एक और पोरस रॉक है मेरे पास, ये रही एक और, ये एक लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, और ये क्या है दोस्तों, दिस इज द सेकेंड लेयर, ठीक है। और दोनों के बीच में बहुत हाई प्रेशर है, ठीक है, ये जो है बहुत हाई प्रेशर इसके ऊपर पुट कर रही है। तो होता क्या है, जनरली जब हम इसमें ड्रिल करते हैं ना, जब भी आप इसमें हल्का सा ड्रिल करते हो, छेद करते हो, तो ये जो पानी है ये बिना किसी, अगर आप बस छेद कर दो बिना किसी आपके मोटर, जैसे हम करते हैं ना, क्या करते हैं हम जब पानी निकालते हैं ड्रिल करके, हम मोटर से पानी को सक करते हैं ना, ऐसा है ना, तभी प्रेशर से आता है। लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप बस छेद कर दो, पानी अपने आप बहुत तेज प्रेशर के साथ बाहर आता है, ठीक है। और इसी की वजह से यहां पर एग्रीकल्चरल और जो पशुपालन संबंधी गतिविधियां हैं वो हम ज्यादा कर पाते हैं। सो ये एग्रीकल्चर को और आपका एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट करता है, इसी को बोलते हैं एट्रीशियन बेसिन। सो इस सारे के नीचे एट्रीशियन बेसिन है, और ये एट्रीशियन बेसिन और आपका ये कोरल रीफ जो है, ये ब्लेसिंग है किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। दीज आर द सम ब्लेसिंग फॉर द ऑस्ट्रेलिया, उनमें एक पार्ट है आपका एट्रीशियन बेसिन, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। सो उत्तर में कारपेंथ्रिया की उथली खाड़ी, यार मैं मेल काफी दिनों से पढ़ नहीं पा रहा हूं, ठीक है, काफी दिनों से मेल मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा आज समय निकाल के मैं मेल्स जो है वो पढ़ूं, मैं आपके मेल्स का जवाब दे पाऊं, है ना, आपके डाउट्स जो हैं उनका जवाब दे पाऊं। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास समय नहीं बच रहा है कि मैं मेल्स पढ़ पाऊं, बट देखते हैं आज या कल में मैं आपके मेल जो है ज़रूर पढ़ूंगा, मैं आपके मेल्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है। चलिए, सो आजकल कुछ हमारे जो प्लस पे स्टूडेंट्स जो हैं उनके सेशन यार ज़्यादा चल रहे हैं, तो आजकल थोड़ा सा वहाँ पर मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो आपके मेल का मैं जवाब इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ, बट जल्दी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी हम संपर्क करेंगे, ठीक है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, कोई देखो यार, ये तो इतना अच्छा पार्ट है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो इतना अच्छा है, मतलब हर टाइम आपको नई चीज सीखने को मिल रही है भाई। आर्टिशियन बेसिन, ये भी अच्छी बात है ना, नहीं है, देख लो, मतलब ये ऐसी जगह है दुनिया के अंदर, आर्टिशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में भाई, जहां मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर तो ये जो समरसीबल पंप चलते हैं अपने यहाँ पे, फलाना पंप, डिकड़ा पंप, मतलब ये तो काम ही नहीं करेंगे, तो ऐसी इंडस्ट्री का तो यहाँ पे काम ही नहीं है ना, समरसीबल पंप्स का यहाँ काम ही नहीं है, क्योंकि अपने आप पानी निकल के आता है। हाँ, अपने आप, आपको सिर्फ ड्रिल करने की जरूरत है, आप होल करो, पानी अपने आप गुज आउट होता है, बाहर आ जाता है। दिस इज द एट्रीशियन बेसिन आपका जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एट्रीशियन बेसिन है जहां पर आपका बहुत भारी मात्रा में पानी जो है वो स्टोर्ड है, और वो पानी बहुत प्रेशर पे स्टोर्ड है, जैसे ही आप ड्रिल करते हो पानी जो है वो बाहर आ जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों ईस्टर्न हाईलैंड की। ईस्टर्न हाईलैंड के अंदर सर क्या क्या पार्ट आता है दोस्तों, ये रही बात ईस्टर्न हाईलैंड की। देखो दिख रहा है आपको क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दिस इज ऑल्सो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नाम रखा हुआ है ग्रेट, बट ग्रेट प्रेट कुछ नहीं है। मतलब मैंने बताया था इसकी जो हाईएस्ट पीक है जो सदर्न अल्प्स पर, यहां पर है सदर्न अल्प्स, उस पर स्थित है आपका, सदर्न अल्प्स पर है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है अपनी, मैं बताऊं आपका 2700 मीटर के आसपास, 2700 मीटर के आसपास उसकी हाइट है, ठीक है। 2700 मीटर के आसपास उसकी क्या है दोस्तों, हाइट है। आप लोगों ने देखा भी था, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, माउंट कोशिव को। सो उसकी जो हाइट है बहुत कम हाइट है ना। तो दिस इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहां से स्टार्ट होता है केप यॉर्क पेनिनसुला, देख रहे हो आप, दिस इज द केप यॉर्क पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जो 3 ओर से घिरा हो दोस्तों, आपका भूमि से, पानी से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो इधर गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया, इधर कोरल सी, और इधर क्या है दोस्तों आपका, दिस इज द टॉरस स्ट्रेट, ठीक है। क्या है ऊपर आपका दोस्तों, टॉरस स्ट्रेट। ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, टॉरस स्ट्रेट कहां है, उसके बाद बास स्ट्रेट कहां है, दिस इज द बास स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं BASS। दिख रहा है आपको, देखो मैप में देखो, बास स्ट्रेट दिख रहा है, इधर देखो आपका ऊपर लिखा होगा टॉरस स्ट्रेट, दिख रहा है आपको। टॉरस स्ट्रेट के जस्ट इधर आराफूरा सी, तिमूर सी, ये सब तो मैंने बता ही दिया है आपको, सारी की सारी चीजें ये ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। इधर आराफूरा सी है, तिमोर सी है आपका, इधर आ जाते हैं तो इंडियन ओशियन है, उसके बाद में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, सदर्न ओशियन है, इधर बास स्ट्रेट है आपका, इधर पैसिफिक ओशियन आ जाता है, दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ। तो केप यॉर्क पेनिनसुला से शुरू होता है आपका, और ये लगभग साउथ में तस्मानिया तक फैला हुआ है ये पूरा पर्वत। कौन से पर्वत की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, सॉरी अब मैं बात कर रहा हूं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम हियर द केप यॉर्क पेनिनसुला, ये रहा, दिस इज द केप यॉर्क पेनिनसुला, दिख रहा है आपको। केप यॉर्क पेनिनसुला से ये आपका साउथ में तस्मानिया तक फैला अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द, किसका बताओ, ऑस्ट्रेलिया का। सो गाइस
ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ईस्टर्न हाईलैंड की अगर मैं बात करूं, सो द हाईलैंड स्ट्रेच फॉर 3000 किलोमीटर, यहां से यहां तक देख लो कितनी बड़ी भाग है, लगभग ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है अलोंग द ईस्टर्न एज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग के समांतर, वहां से लेकर यहां तक ये फैला हुआ है ना, ऑल वे फ्रॉम द केप यॉर्क ऑफ तस्मानिया, केप यॉर्क से लेकर तस्मानिया तक आपका ये स्थित है, ये फैला हुआ है। ठीक है, इज इट ओके और नॉट, बताओ फटाफट से, ओके है तो यहां से लेकर यहां तक आपका ये आपका फैला हुआ है। दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इनको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बोलते हैं, बिकॉज दे सेपरेट, देखो यही तो डिवाइड करते हैं, इससे कुछ नदियां इधर चली जाती है, कुछ नदियां इधर चली जाती है। वाटर डिवाइड पढ़ा है ना आपने भैया, ये वाटर डिवाइड का भी काम करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है वाटर डिवाइड क्या होते हैं। सो दे ऑल्सो एक्ट एज द वाटर डिवाइड, ये वाटर डिवाइड का भी आपका क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज द वाटर डिवाइड। क्या होता है वाटर डिवाइड बताओ, अभी इवनिंग में हमारी 9 से 10 बजे क्लास चलती है, कितने बच्चे उसको देख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट वहां पर मैंने वाटर डिवाइड, ड्रेनेज बेसिन को, ड्रेनेज पैटर्न को मैंने सबसे बड़े और पॉसिबल मैनर के अंदर में डिस्कस किया, जितना बड़ा मैं कर सकता हूं ना, मैंने उसको उतने बड़े मैनर में डिस्कस किया है दोस्तों, ड्रेनेज बेसिन को। अगर आपको पता हो, अगर आपने देखा हो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसके ऊपर, ठीक है, इसलिए इसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, क्योंकि पानी को डिवाइड करता है। मतलब यहां से एक तरफ नदियां जाती हैं ईस्ट में और दूसरी तरफ नदियां किधर चली जाती है आपका, वेस्ट में और ईस्ट में। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बिकॉज दे सेपरेट द रिवर फ्लोइंग वेस्ट फ्रॉम दोज फ्लोइंग ईस्ट। भाई जो पश्चिम में और पूर्व में नदी बहती है उनको ये आपस में अलग करता है, इसलिए भी हम इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो बोलते हैं। इन द साउथ वेयर इट स्नोज दे आर कॉल्ड एज द ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। देखो दक्षिण में आप जाते हो ना, तो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर कुछ भाग पर आपको बर्फ मिलती है, स्नो मिलती है, और जहां पर स्नो मिलती है ना, जहां पर आपको बर्फ मिलती है, उस भाग को हम बोल देते हैं आपका क्या, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अल्प्स या स्नोई अल्प्स, यहां पर बोल देते हैं कि बर्फ पड़ी हुई है। कह रहा हूं क्या कि ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का दक्षिणी हिस्सा जहां पर बर्फ पाई जाती है उसको हम दक्षिणी अल्प्स कह देते हैं, या बर्फीला अल्प्स भी कहते हैं, किसके अंदर, आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक, अगली बात हुई थी हमारी माउंट कोसिको, द हाइएस्ट पीक इज ऑन दीज अल्प्स, जो साउथ अल्प्स है, साउथ वेल्स के अंदर है ना, बताया था मैंने 8-9 राज्य जो बनते हैं यहां पर। ठीक है, साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, ठीक है, अगर आपको याद हो विक्टोरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल साउथ ऑस्ट्रेलिया, सारी सारी मैंने बात बताई थी, तस्मानिया, तो ये आपका कहां पर है, न्यू साउथ वेल्स में। तो न्यू साउथ वेल्स में स्टार्ट होता है आपका है आपका क्या, आपका माउंट कोशिको, जो किस पर स्थित है आपका दोस्तों, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। ऑस्ट्रेलियन अल्प्स क्या है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का दक्षिणी हिस्सा जहां पर बर्फ पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑस्ट्रेलियन अल्प्स के नाम से जानते हैं। बहुत सही, यहां पर बताओ यार पूरे इसमें कोई भी दिक्कत, ईस्टर्न हाईलैंड के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो आपको, आप मेरे से बता सकते हो, आप मेरे साथ पूछ सकते हो, मेरे से बता सकते हो। ठीक है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, ये है आपका ईस्टर्न हाईलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के अंदर, तो ये हिंदी में है दोस्तों, हाईलैंड्स की बात करें तो ये बात बोल रहा है कि यहां से ये आपका स्टार्ट होते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला से, और पूर्वी भाग तक इसके समांतर ये आपके फैले हुए हैं, और लगभग 3000 किलोमीटर के स्ट्रेच तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे के साथ केप यॉर्क, ऊपर केप यॉर्क से शुरू होते हैं और नीचे देखो यहां पर ये क्या है, तस्मानिया, यहां तक आपका ये फैले हुए हैं। हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, इनको ग्रेट डिवाइडिंग रूट के ऊपर में जाना जाता है, क्योंकि यही वो है जिनसे नदी, कुछ नदी इधर आती है उनको और कुछ नदी इधर जाती है उनको, ये आपस में अलग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डिवाइडिंग रेंज, बिकॉज ये नदियों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका अलग कर रहे हैं। पूर्व में और पश्चिम में बहने वाली रिवर्स को ये क्या कर रहे हैं आपका दोस्तों, अलग कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, डिवाइडिंग रेंज। दक्षिण में जहां, ठीक है, यहां पर ये जो है दक्षिण में इन्हीं डिवाइडिंग रेंज पर बर्फ पाई जाती है, तो वहां उनको बोलते हैं अल्प्स कहा जाता है। जो ये अल्प्स है इसी के ऊपर, सदर्न अल्प्स के ऊपर यहां की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट कोशिकुको, और माउंट कोशिकुको जो है ये आपका न्यू साउथ वेल्स के अंदर में आती है। आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल फीचर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत समृद्ध देश बनाते हैं,
ऑस्ट्रेलिया के वो दो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत समृद्ध बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा बनाते हैं? वो दो फीचर हैं दोस्तों। पहला क्या है? द आर्टेशियन बेसिन ऑफ सेंट्रल लोलैंड, इट प्रोवाइड द वाटर फॉर द कैटल एंड द शिप रेयरिंग। ठीक है, इट्स नॉट पीप, इट्स शिप रेयरिंग। ठीक है, और पता है आर्टेरियन बेसिन कौन सा था? देखो ये रहा ना, इसके सारे के अंदर ये जो बीच में था ये आर्टेरियन बेसिन था। आर्टेरियन बेसिन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, प्रेशर के ऊपर पानी स्टोर्ड है ना, पानी स्टोर्ड है, बहुत ज्यादा प्रेशर, आपने छेद किया, पानी विल गूज आउट। ठीक है, बिना उसके प्रेशर पानी से बाहर आता है। तो एक तो है आपका, दो चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत समृद्ध बनाती है। तो पहला चीज क्या है उसमें? आर्टेरियन बेसिन। ठीक है, जो सेंट्रल लोलैंड जो है आपके, उसके अंदर आर्टेरियन बेसिन है। ठीक है, जो मवेशियों के लिए पानी और आपका जो है शिप रियरिंग के लिए, आपका भेड़ पालन के लिए आपको पानी प्रोड्यूस। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा भेड़ पाली जाती है, बहुत। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में वुलन इंडस्ट्रीज बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं। और वो जो भेड़ है उसका मेरे को नाम याद नहीं है दोस्तों, वो भेड़ इंडिया से ही गई थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी मतलब ऊन बहुत देती है वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है। दूसरा है दोस्तों द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ तो पता ही है आपका दोस्तों, ये रही पूरे साल में मैंने बताया ना आपका, ऑस्ट्रेलिया की जो कुल जीडीपी है ना, कुल जो जीडीपी है, उस कुल जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आपका 3% जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से आ जाता है जो सिर्फ ग्रेट बैरियर रीफ को देखने के जाते हैं। ठीक है, सो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये भी इसको बहुत ज्यादा रिच बनाती है। किसको? आपका, अगर मैं बात करूं आपका, तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत रिच बनाती है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रीजंस जो ऑस्ट्रेलिया को एक रिच रीजन बनाते हैं। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों डाउन्स। डाउन्स क्या है? मैं कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। अब ध्यान से सुनो, ग्रासलैंड क्या होते हैं, बात पहले भी हो चुकी है, बात अभी भी कर देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन के आधार पर, नेचुरल वेजिटेशन समझते हो, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर मैं किसी भी क्षेत्र को 3 भागों में बांट सकता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, मैंने कितने भागों में बांट दिया इसको? 3 भागों में। किसी भी क्षेत्र को प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर मैं 3 भागों में बांट सकता हूं। पहला जो होता है ना मित्रों, वो होता है मेरे पास फॉरेस्ट। दूसरा जो होता है ना मेरे पास फॉरेस्ट के बाद में, वो क्या होता है आपका दोस्तों? एक तो या तो फॉरेस्ट होगा या होगा मेरे पास दूसरे, सेकेंड नंबर पे मैं बात करूं तो डेजर्ट। समझ रहा? अब ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा इसको। प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर आप 3 भागों में बांट सकते हो। वनस्पति मतलब कितना पेड़ है। तो अगर आपके पास ट्री डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पेड़ों का घनत्व, मैं कह दूं भाई पेड़ बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है, पेड़ों का घनत्व बहुत ज्यादा है, मतलब जगह जगह पे पेड़ है, यहां भी पेड़, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो बहुत ज्यादा पेड़ है। अब जब पेड़ बहुत ज्यादा है तो दोस्तों क्या बन जाएगा? वो फॉरेस्ट, जंगल कहलाएगा। जब पेड़ ज्यादा होते हैं तो उस इलाके को हम क्या बोलते हैं? जंगल, फॉरेस्ट। पेड़ बहुत ही ज्यादा हो, जिससे निकलना ही मुश्किल हो, बेयर ब्रिल्स जो घूमता रहता है जंगलों में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो जंगल हो गया, वर्षा के जंगल हो गए। इसके बाद में जहां पर बिल्कुल ना हो, डेजर्ट हो गया। जहां पर ट्री डेंसिटी बिल्कुल ना हो, ऑलमोस्ट जीरो, पेड़ हो ही ना। ठीक है, पेड़ जो है वो है ही नहीं वहां पे भैया, पेड़ों की जगह पे पेड़ है ही नहीं। ठीक है, वहां पर कैक्टस, नागफनी, इनके पेड़ है, तो ट्री डेंसिटी क्या हो आपकी? जीरो। जब ट्री डेंसिटी आपकी क्या होगी दोस्तों? ऑलमोस्ट जीरो होगी, तो उस इलाके में, उस रीजन को क्या कहते हैं हम? आपका डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनके बीच का भी इलाका पाया जाता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो ट्रांजिशनल एरिया होता है बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज नथिंग बट नोन एज द ग्रासलैंड। सो ग्रासलैंड क्या होते हैं दोस्तों? दीज आर द घास के मैदान। और घास के मैदान क्या होते हैं? यहां पर पेड़ होते हैं बट कम होते हैं, मतलब यहां पेड़ है, यहां पेड़ है, यहां पेड़ हो गया, ठीक है, इसके बाद यहां हो गया, इसके बाद यहां, मतलब पेड़ है, दूर दूर है। आप जिस इलाकों में रहते हो, हम जिस इलाके में रहते हैं, उसको ग्रासलैंड ही बोलते हैं। मेनली जो लोग हैं वो ग्रासलैंड में ही रहते हैं, एग्रीकल्चर ग्रासलैंड के अंदर ही होता है, तो जो इकोनॉमी का मेन स्टे है वो ग्रासलैंड ही होता है। इस ग्रासलैंड को मैं 2 भागों में बांटता हूं, द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। याद रखो, जहां पर टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर वर्ष भर का कम हो, और जहां पर एवरेज टेम्परेचर वर्ष भर का आपका क्या हो? ज्यादा हो। जहां पर कम होता है ना, ठीक है, उनको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? स्टेपी टाइप, स्टेपी टाइप ग्रासलैंड। और जो टेम्परेचर ज्यादा होते हैं ना, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, सवाना टाइप ग्रासलैंड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सवाना, या हम उनको बोलते हैं सूडान टाइप। ये बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है
दोस्तों मैं भी जब पढ़ाई करता था ना, मेरे को ये समझ में नहीं आता था, फिर मैंने इस तरीके से इसको समझा और आज तक मेरे को बहुत अच्छे से याद है। अब मेरे दिमाग में से ना आप लोग चाह के भी नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स की बात कर रहा है वो भी ग्रासलैंड है, घास के मैदान ही पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो डाउन्स हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं दोस्तों, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इनको हम डाउन्स कहते हैं, घास के मैदान। अब ये जो घास के मैदान, इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं हम, प्रेरीज बोलते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं इनको, कैंटाबरी, ठीक है। हंगरी में क्या बोलते हैं इसको, हंगरी में बोलते हैं इसको पुस्ताज, अगर याद हो आपको, कंपोस, पंपास। तो अलग अलग जगह पे इन ग्रासलैंड्स के, इन घास के मैदानों के अलग अलग नाम है। हमने साउथ अफ्रीका में पढ़ा था, अफ्रीका पढ़ा, तो इसको बोलते हैं वेल्ड। तो इनके अलग अलग जगह पे दोस्तों सबके अलग अलग नाम है। सो डाउन्स कहां पर बोलते हैं हम इनको, ऑस्ट्रेलिया में। सो द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया नोन एज द डाउन्स, इनको हम डाउन कहते हैं, एंड इज फाउंड इन द मुरे डार्लिंग बेसिन ऑफ द साउथ ईस्टर्न। तो डाउन्स कहां पाए जाते हैं दोस्तों, डाउन्स पाए जाते हैं आपका मुरे डार्लिंग बेसिन के अंदर। सो डाउन्स जो है दे आर लोकेटेड इन द मुरे डार्लिंग बेसिन्स, दे आर लार्जली यूज्ड फॉर द पास्टोरल एक्टिविटी। पास्टोरल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास्टोरल, पास्चर से वर्ड बना है, पास्चर। पास्चर का मतलब क्या होता है, पास्चर का मतलब होता है चारा, जहां पर गाय भैंस बकरी हम अपनी चराते हैं, वो वाला इलाका। तो पास्टोरल एक्टिविटी के लिए बनता है, मतलब लोग यहां पर अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियों को चराते हैं, ठीक है। तो यही एक्टिविटी यहां पर होती है। सो बेसिकली इट इज फेमस फॉर द पास्टोरल एक्टिविटी। ये किसके लिए फेमस है आपका दोस्तों, ये आपका पास्टोरल एक्टिविटी के लिए आपका फेमस है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द एरिया डाउन्स। कहां पर स्थित है सर ये आपका, ये स्थित है सर मुरे डार्लिंग बेसिन ऑफ द साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है दोस्तों। यार मैंने तो पूरा जोर लगा दिया है, ठीक है, ऑनेस्टी से बता रहा हूं यार। 3-3 4-4 बार इस टॉपिक को मैं, एक चीज को आपको एक ही बार में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट तरीका जो आपके लिए हो सकता है फॉर द यूपीएससी एग्जाम। एंड देखो इसके बाद यार इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आप कैसे करना चाहते हो, कैसे नहीं करना चाहते, आप करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते। बट मैं बता रहा हूं मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम पूरा किया है और मैं कर रहा हूं, मैं खुश हूं। अब आपकी बारी है दोस्तों, आप इसको कैसे देखते हो, आप इसको कैसे करते हो, ठीक है। कल्टीवेशन इज प्रॉफिटेबली डन इन द डाउन एरिया वेयर मिशेल ग्रास ग्रो। यहां पर एक घास उगाई जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिशेल। मिशेल स्टार्क का नाम सुना है आपने, बॉलिंग करता है ना। अभी यार क्रिकेट विकेट तो बंद ही हो गया, कोरोना ऐसा हुआ कि सारी मतलब एकदम सब चीज़ें बंद होगी, चाहे वो मैच हो, चाहे इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे वो बाकी चीज़ें हों, लगभग एकदम से बंद ही होगी, है ना। तो मिशेल ग्रास यहाँ पर पाई जाती है। मिशेल ग्रास जो है ग्रोज इवन ऑन द क्रैकिंग क्ले सॉइल, जो फट जाती है ना जो मिट्टी, चट्टान जिसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्रैकिंग सॉइल के अंदर में भी इसको उगाया जाता है। बसाल्टिक सॉइल पे भी उगाया जाता है, बसाल्टिक सॉइल और इवन द स्केलेटन सॉइल जो होती है उनके ऊपर भी इस घास को उगाया जाता है, ठीक है। तो मिशेल ग्रास याद रखना, ऐसे ही घास थी अल्फा अल्फा, है ना, न्यूट्रिशियस ग्रास थी, कहां पर थी, साउथ अमेरिका के अंदर। फिर ऐसे ही एक ग्रास हमने पढ़ी थी एलिफेंट ग्रास, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ी थी, है ना, जायरा बेसिन, कोंगो बेसिन के अंदर। ऐसे ही एक ग्रास आज पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, दैट इज मिशेल ग्रास। सो मिशेल ग्रास कहां पर पाई जाती है, कहां उगाई जाती है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, आपको पता है। तो मिशेल ग्रास जो है ये कहां पर उगाई जाती है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के मैदानों में उगाई जाती है। अच्छा, जैसे यहां पर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है ना, ऑस्ट्रेलिया के बाद में न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही डाउन्स हैं, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। वहां पर बस इनको डाउन्स नहीं कहते, वहां पर इनको नाम दे दिया जाता है कैंटाबरी ग्रासलैंड। क्या बता दिया जाता है नाम, बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में, कैंटाबरी ग्रासलैंड। सो डाउन्स और कैंटाबरी ग्रासलैंड सेम है, बस डाउन्स कहां पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटाबरी ग्रासलैंड कहां पाए जाते हैं आपका, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये हिंदी में है दोस्तों डाउन्स। अगली बात करते हैं दोस्तों आर्ट्रीशियन बेसिन। आर्ट्रीशियन बेसिन आपके सामने है, 1 सेकंड का समय लूंगा दोस्तों, 1 मिनट का मुझे आप समय देना, ठीक है, जस्ट आता हूं मैं, 1 सेकंड देना दोस्तों, जस्ट 1 मिनट।
चलिए अगला है हमारे पास सामने है आर्टेशियन बेसिन। तो आर्टेशियन बेसिन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। दीज बेसिन आर द रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर व्हेन द वेल इज संक, जहां पर कुआं खोदा जाता है ना, ये वो इलाका जब भी कुआं खोदा जाता है ना, वाटर गश आउट्स लाइक अ फाउंटेन, पानी एक फवारे की तरह बाहर आता है। ये पृथ्वी के वो भाग है जो आपके सेंट्रल लोलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये वो भाग है जहां पर आप कुआं खोदोगे ना, तो कुआं खोदोगे तो कुआं खोद के पानी निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पानी अपने आप से क्या करेगा, वाटर विल गूज आउट, पानी बहुत बाहर आएगा, मतलब एक फाउंटेन फवारे की तरह पानी बाहर आएगा। देयर इज अ बेसिन शेप डिप्रेशन ऑफ द लेयर ऑफ द रॉक्स। देखो यहां पर डिप्रेशन बना हुआ है एक ऐसा ना, आपका सेंट्रल लोलैंड के अंदर में ऐसे नीचे डिप्रेशन है, अब उसके ऊपर रॉक का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, पोरस रॉक है। देयर इज अ बेसिन शेप डिप्रेशन ऑफ द लेयर ऑफ रॉक्स, अ लेयर ऑफ पोरस रॉक्स कॉल्ड द एक्वाफर। एक पोरस रॉक है ऊपर जो मैंने बताया था आपको, उसको हम बोलते हैं एक्विफर, इज सैंडविच बिटवीन द लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक विच डू नॉट अलाउ द वाटर टू पास। इसके बीच में एक पोरस रॉक है और ऊपर ये नॉन पोरस रॉक है, इससे पानी ऊपर नहीं जाता, बट हाँ इससे पास हो सकता है। अब इससे पानी में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, तो जब भी आप कुआं खोदोगे पानी बाहर आता है। इन स्पाइट ऑफ दिस द एक्विफर हैज अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज इट्स ओपन एंड्स आर 100 of miles away in the rainy highlands. When the top layer of the impervious rock is drilled to the level of the aquifer, water is under the pressure and the spout out like a fountain. तो मतलब सिंपल सा है, ये वो इलाका है जहां नीचे पानी भरा पड़ा है, आप या कुआं खोदोगे तो पानी आराम से नहीं आएगा, पानी विल गज आउट लाइक अ फाउंटेन, पानी एक फवारे की तरह बाहर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ मोटर वोटर लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा पानी जो है यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बाहर आता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ किसको नहीं पता ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है, अगर नहीं पता तो बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर हमें नहीं पता तो बता देता हूं दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ठीक है, ये है, यहां पर है ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ किससे बनी है दोस्तों, ये कोरल रीफ है। ठीक है, क्या है कोरल रीफ। तो कोरल रीफ क्या होती है, जल्दी से मेरे साथ 1 मिनट में देखेंगे कोरल रीफ्स क्या होती है। यार एक सिम्बायोटिक रिलेशन है दो चीजों का। किन किन चीजों का सर, एक पहला होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है मेरे पास, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लांट। जो कोरल रीफ होती है ना, जो आपकी है ग्रेट बैरियर रीफ, वो एक कोरल रीफ है, शैवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति उसको हम बोलते हैं। अब वो होती क्या है, इसमें दो चीजें, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं मित्रों कोरल पॉलिप्स। ठीक है, ये जीव है छोटा सा सूक्ष्मदर्शी, और माइक्रो प्लांट जो है यहां पर ये क्या है आपका ज़ूज़ेनथेला। ठीक है, क्या है ज़ूज़ेनथेला। सो कोरल पॉलिप्स और दूसरा है मेरे पास ज़ूज़ेनथेला। अब जो कोरल पॉलिप्स है ना मेरे पास, इसको यार जिंदा रहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, पहला O2 ऑक्सीजन, और दूसरा सर जी फूड, क्योंकि ये क्या है, ये आपका हेट्रोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप नहीं है। हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद ना बना पाए, ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाए, हेट्रोट्रॉप दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म, दीज द कोरल पॉलिप्स, दीज आर द हेट्रोट्रॉप्स, दीज आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। बट ये ज़ूज़ेनथेला जो है, इसको भी जिंदा रहने के लिए दो चीजें चाहिए। देखो, पहला इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा इसको क्या चाहिए, घर, होम। अब दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, ये कहता है कि यार ये चीज तेरे को चाहिए, चलो ये मैं दे देता हूं। कोरल पॉलिप्स इसको ये चीजें देता है, और ये जो है, ये वाली जो चीज है, ये इसको ज़ूज़ेनथेला प्रोवाइड करता है। तो दोनों का हो गया, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस सिम्बायोटिक रिलेशन को, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, ये इसको सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट करता है, बदले में एक दूसरे को कोई हानि नहीं देते, तो इसको हम बोलते हैं आपका कोरल रीफ। तो इसी प्रकार से कोरल रीफ कभी भी आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोरल पॉलिप्स एंड अ ज़ूज़ेनथेला दैट इज माइक्रो प्लांट, उनसे मिलकर ये आपका बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे सर, तो उन्हीं से मिलकर बनता है। इट लाइज द ईस्टर्न, तो ये यहां पर है, क्वींसलैंड से स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, और आपका पैसिफिक ओशन के यहां पर स्थित है। 2000 किलोमीटर ये लंबा, इट इज अबाउट 2000 किलोमीटर लॉन्ग। इन द सम प्लेसेस इट इज एज क्लोज टू एज 16 किलोमीटर टू द कोस्ट, व्हाइल इन द अदर प्लेस इट इज 200 किलोमीटर अवे। इट इज वन ऑफ द नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का एक नेचुरल वंडर है दोस्तों आपका। इट इज फॉर्म्ड बाय द टीनी कोरल पॉलिप्स, मैंने बार बार बता दिया है कि छोटे छोटे कोरल पॉलिप्स है जिनकी मदद से आपका बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द टाइनी कोरल पॉलिप्स, छोटे छोटे कोरल पॉलिप्स की मदद से आपका ये बनता है। क्लियर और नॉट।
सही बताओ, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ जो हमने पढ़ी, दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं तो मुरे रिवर। मुरे एक इंपॉर्टेंट नदी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। सो मुरे और द रिवर मुरे और समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द माइटी मुरे, इसको माइटी मुरे भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है, सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी। सर सबसे बड़ी कौन सी? उसकी सहायक नदी जिसका नाम है लॉन्गेस्ट नदी, जिसका नाम है डार्लिंग। ये 3750 किलोमीटर इन द लेंथ है। मुरे जो है आपका ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, मैंने बताया था ऑस्ट्रेलियन अल्प्स क्या होता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का वो दक्षिणी हिस्सा जहां पर बर्फ पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। ड्रेनिंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट माउंटेन एंड फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ meanders across the Australia inland plain forming the border between the New South Wales and Victoria, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसके अंदर में कोई बात है नहीं, जो हम सारी की सारी बातें जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ये रहा, आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द मुरे बेसिन, पूरा का पूरा अगर आपको देखना हो तो दिस इज द मुरे बेसिन। कैसे है, कहां से है? सो दिस इज द मुरे रिवर, ये हो रही है मुरे रिवर जा रही है ना। ये मुरे की कुछ और सहायक नदियां, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मुरे, है ना। दिस इज द, ये है डार्लिंग रिवर, आप देख रहे हो डार्लिंग रिवर, कितना बड़ा कोर्स है इसका, ठीक है। यहां से बनती है डार्लिंग रिवर, है ना। डार्लिंग नदी जो है वो ज्यादा बड़ी है मुरे नदी से, और इधर जाकर ये आपका गिर जाती है। तो मेन रिवर क्या है? मुरे, और ये इसकी क्या है दोस्तों? आपका सहायक नदी। इतना सारा इलाका जो है ये कवर करती है, दिस मच पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बाकी अनअकैडमी ऐप पर भी आप हमारे साथ प्लस कोर्स में, इफ यू आर वेरी मच सीरियस एंड यू वांट टू ज्वाइन आवर डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव कोर्स, यू कैन ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के लिए आपको यूपीएससी सीएससी दो कैटेगरी है मेरे पास, जीएस और ऑप्शनल। तो पहले यार जीएस परचेज करो, फिर ऑप्शनल करना, ठीक है। पहले जीएस का परचेज कर लो, यूपीएससी सीएससी जीएस में जाओ या ऑप्शनल, जो भी परचेज करना। अगर जीएस है आपके पास तो ऑप्शनल परचेज कर लो, नहीं तो पहले जीएस कर लो। एक साथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, परंतु अब आपको कोर्स जो है वो अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे। मतलब पहले जीएस का परचेज करना पड़ेगा और ऑप्शनल का अलग अलग, दोनों कोर्स अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे। जो भी है, जो भी परचेज करना है गोल में वही चूज करना है आपको। सपोज जीएस का करना है तो गोल में चूज करो यूपीएससी सीएससी जीएस, और उसके बाद जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन के जाने पर इधर आप करोगे जीएस के कोर्स हैं यहाँ पर, और इधर मेरे पास कौन से कोर्स हैं दोस्तों? ये ऑप्शनल के कोर्स हैं। जीएस के कोर्स की फीस क्या है? 1 साल की 50,000, 2 साल की फीस है 72,000, 3 साल की फीस है 90,000। इन सारी फीस पे आप डिस्काउंट ले सकते हो, एक्स्ट्रा 10% जो आपको मिलेगा। जब कब मिलेगा? जब सिर्फ आप कोड यूज करोगे दोस्तों, क्या? सुमित10। सुमित10 कोड यूज करो दोस्तों, आपको कोई स्पेस नहीं है बीच में, कोई स्पेस कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है। सुमित10 का यूज करो, आपको 10% जो है वो क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा तो डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ देखो, जब ये कोड आप यूज करते हो आपका डेटा मेरे पास आएगा और आपको पूरी प्रोसेस में मैं खुद गाइड करूंगा। आपको जो गाइडेंस है ना वो मैं खुद दूंगा, और यूपीएससी में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ये है ऑप्शनल के लिए। 6 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो आप 20,000 रुपए, 1 महीने का 5,000 4,500 रुपए, 36,000 2 साल और 3 साल के लिए 45,000, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखना, ये ज्वाइन करते समय भी आप कोड यूज करोगे क्या? सुमित10। मेरे कोड का उपयोग करके आप सारे कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी कोर्स नहीं होगा जो आप ना देख पाओ। सो उम्मीद करता हूं जल्द ही आप मेरे साथ जुड़ोगे अनअकैडमी प्लस के ऊपर by using the code Sumit10. Now on this note we are ending this session दोस्तों। अभी सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया। अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मेरे चारों चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों जल्दी से, फटाफट। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।